प्रिय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं आज के इस सेशन में तैयार। एग्जाम दर्शन के सभी शुद्ध श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। और आज हम आप सभी को बताएंगे बच्चों सेल की एक स्ट्रक्चर जो हम सभी लोग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण भी है। नाम उसका केंद्रक है। आई होप कि आप इसे विजिबली देख पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है सेशन, आप सभी जरूर बताया करिए, क्योंकि बच्चों उससे हमें मिल जाती है पर्याप्त रूप से सकारात्मक ऊर्जा, जिससे हम आपके साथ कार्य करने के लिए हो जाते हैं प्रेरित। क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब, सेशन अच्छा लगा करे तो जरूर किया करिए, जिससे कि हमें एक साहस मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। थोड़ा स्टेटस वगैरह पे भी लगा दिया करो ग्रुप, जिससे कि हमको भी एक लाभ दिमाग में समझ में आए कि बच्चा हमारे साथ है, तब तो हम आपको देंगे। अब ये जो सेशन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट है, केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण है। डिटेल में डीएनए, आरएनए सब कुछ पूरी जानकारी देने चल रहा हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट आप एक छोटा सा प्यारा सा शेयर जरूर कर दिया करिए। आइए, केंद्रक खोज होती है 1831 में। बोले सर कौन खोजा इसे? मैंने कहा जी खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। केंद्रक की खोज सबसे पहले आर्किड पादप की जड़ में देखने को मिलती है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो आपको इनके एक अन्य नाम देखने को मिल रहे हैं। अन्य नाम का मतलब ये एग्जाम का एक ओरिएंटेड फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बोले सर क्या अन्य नाम है? मैंने कहा जी कि इसे ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ये ध्यान रखो, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। दैट्स टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, परंतु ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जो इनमें एक्सेप्शन का काम करते हैं, इनमें अपवाद का काम करते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का अध्ययन मेरे बच्चे कार्डियोलॉजी कहलाता है, जो भी यहाँ पर भी एक फैक्ट है, इसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, अपने कंटेंट में रख सकते हो। अभी आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा जो आपने पढ़ा हमसे लेकिन मिली नहीं है। अब धीरे धीरे चूंकि आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती चली गई और ये सब पढ़ना है, और आपको अगर पीजीटी देना है तो फिर सत्येंद्र सर से पढ़ना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन सुनिश्चित करेंगे इन फ्यूचर आपके। देखिए केंद्रक के कितने भाग हैं? 4। देखो, केंद्रक झिल्ली आपका पहला पार्ट है, क्रोमैटिन आपका दूसरा पार्ट है, केंद्रक द्रव तीसरा पार्ट है, केंद्रिका आपका 4 पार्ट है। और चारों पार्ट के नाम अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमने केंद्रक के उन चारों भाग के नाम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि कौन है बच्चों जो केंद्रक का भाग नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि केंद्रक के ये 4 भाग हैं, 4 हिस्से हैं, और इन चारों हिस्सों के कार्य भी अलग अलग हैं। आइए हम आपको इनके कार्य के संदर्भ में भी चर्चा करते हैं कि क्या है केंद्रक झिल्ली, क्या क्रोमैटिन है, क्या केंद्रक द्रव है, और क्या न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका कहते हैं। देखो, केंद्रक झिल्ली इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अगर आप जाओगे और इससे बातचीत करोगे तो ये अपने बारे में आपको बताएगी कि सर जी हम जो हैं, ध्यान देना, इसने कहा जी हम जो हैं वो है कि दोहरी झिल्ली की संरचना है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे केंद्र सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। इन्हीं केंद्र सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से पदार्थों का आवागमन होता है केंद्रक के भीतर, याद रखेंगे। और ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण जो होता है बच्चों, इट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन। ऊपर उधर हमने डायग्राम में लिखा था किससे बनी होती है सर? लिपोप्रोटीन से होती है। ये ध्यान याद रखेंगे मेरे बच्चों, सभी लोग क्लियर रहेगा। अब तुम मुझे एक प्रश्न बता देना कल के सेशन में जब हम आए तो आपके उत्तर देख करके आए कि कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? कौन है जिसे हम लिपोकांड्रिया के नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे जरा ये भी बता देना कि बर्थ हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है शरीर में, और शरीर में लंबाई देने वाला हार्मोन कौन सा है, ये बात भी जरूर बताना। 4 क्वेश्चन है। चलिए, क्रोमैटिन का है भैया। देखो, क्रोमैटिन के बारे में इन्होंने बताया कि सर जी ये केंद्रक के अंदर एक जाल जैसी संरचना होती है, आप देख पा रहे होंगे, और जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनती है। कोशिका विभाजन के समय यही गुणसूत्र का निर्माण करती है। और देखो ध्यान से, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, यह केंद्रक के भीतर द्रव पदार्थ है जिसमें केंद्रक की संपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है। सर फिर न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रिका। इन्होंने कहा कि जी गोलाकार सघन संरचना है, आरएनए बनाने का कार्य करती है,
राइबोसोम को बनाने में मदद भी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट हमने आपको नहीं बताए थे इसके, आज आपको पता चल गया। ठीक, केंद्रक के कार्य क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है केंद्रक, याद रखना, इसीलिए ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। आनुवंशिक जानकारी का भंडारण करता है, ये भी बात ध्यान दें। साथ ही साथ कोशिका विभाजन में हमारी मदद भी करता है, इस बात को भी ध्यान दें। मेरे बच्चे, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है केंद्रक। बोले कैसे सर? बोले सर जो हमारा mRNA है ना, अभी बताऊंगा, जब हम RNA के कार्य आपको बताऊंगा तो वहां आपको इस चीज को दिखा दो। ठीक है, देखो जैसे DNA फिर RNA फिर प्रोटीन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यही प्रक्रिया हम mRNA को बताएंगे अभी। वृद्धि और विकास में से कोशिकाओं की वृद्धि विकास में मदद करता है कौन? केंद्रक मदद करता है। गुरुदेव ये बात ध्यान रखना। क्या ये बात क्लियर है सभी की? बताना जरूर कैसा लगता है आपको एग्जाम दर्शन का ये सेशन। अब मेरे बच्चे ध्यान रखो कि केंद्रक अम्ल, ऐसे अम्ल जो देखो यहाँ हमने लिखा भी है कि सर केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अम्ल DNA और RNA केंद्रक अम्ल कहलाते हैं। और बेसिकली सर तरह के होते हैं, एक आपके DNA है, दूसरे आपके RNA है। केंद्रक अम्लों के बारे में बताने का काम फ्रेडरिक मिशर ने किया था। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर DNA की खोज किसने किया और RNA की खोज किसने किया, जरूर बताना, जरूर से जरूर। DNA और RNA की खोज किसने किया था, ये बात आप सभी मुझे जरूर बताना। ठीक है मेरे भाई, DNA देखो ध्यान से, मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। कैसा मॉडल है? द्विकुंडली। जैसे देखो लड़कियों की चोटी होती है, अगर आप गौर करो, ऐसे होती है ना, ऐसे 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 चोटी जो पीछे बांधती है, वो DNA मॉडल है। और कुछ लड़कियां ऐसे पड़ोस में ही बाल ऐसे लटका लेती है सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वो RNA। अगर कोई लड़की चोटी भी बांध रखी है और पीछे से ऐसा लटका भी रखी है, चोटी के साथ साथ पड़ोस में ऐसे लटका रखी है, तो बोलना न्यूक्लिक एसिड जा रहा है। बोले क्यों सर? क्योंकि वो DNA और RNA दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो DNA डबल हेलिकल मॉडल है। DNA की संरचना में A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G देखने को मिलता है। इनमें बॉन्डिंग देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। प्रत्येक जोड़ा 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। इनके बीच का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। DNA और RNA में देखोगे तो एक क्वेश्चन आता है कि RNA की संरचना में T फॉर थाइमीन की जगह कौन लेता है? तो U फॉर यूरेसिल लेता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो बच्चे DNA व RNA की संरचना में A, T, C, G और U नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं। और ये क्षार के नाम क्या है? A फॉर एडेनिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थाइमिन और G फॉर ग्वानिन होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, ये ध्यान रखना, जो DNA और RNA दोनों की संरचना में आप सभी को देखने को मिलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर रहेगी बात सभी बच्चे? स्पष्ट रूप से बातों को समझते हुए चलना। फिर देखो नाइट्रोजन युक्त क्षार, बोले सर कितने हैं? बोले 5 हैं सर, लेकिन कितने टाइप हैं? बोले 2। बोले सर एक का नाम प्यूरिन है, दूसरे का नाम पिरीमिडीन है। ध्यान देना, प्यूरिन का मतलब मैंने बताया था बच्चे, जैसे प्योर हो, जैसे तुम्हारा ब्याह हुआ हो तो मैडम नई नहीं, प्योर का मतलब नहीं है। अब मैडम नहीं है तो वो गुंडा ही नहीं दिखाएंगे, वो आपसे बहुत प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगी? आपको बुलाएंगी ए का मतलब मेरे भाई एडिनिन। ध्यान देना, ए का मतलब एडिनिन। फिर तुम्हें और प्यार से बुलाएंगी जी का मतलब हो जाएगा ग्वानिन। और सी का मतलब हो जाएगा बच्चों साइटोसिन। टी का मतलब क्या होगा सर? थाइमीन, याद रखना। और जी का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, यू का मतलब हो जाएगा यूरेसिल। अब क्या है? अब मैडम हो गई पुरानी। अब मैडम जब हो जाएंगी पुरानी तो बुलाएंगे सी पर। देखो पीरी का मतलब पुरानी, जब मैडम पुरानी हो जाएंगी तो क्या करेंगी? कहेंगे सी पर कनपटियाई दो, टी फॉर थप्पड़ियाई दे, और ना सुनबा तो यू फॉर उठाई दे। मतलब कहीं जी पीरी माने पुरानी हो जाए, मैडम कहीं CUT कट माने काट दे। देखा तीनों का, कहन कट माने काटा, कहन तो का काट दो। तो मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन तीनों पिरीमिडीन है। ए और जी प्यार से बुलाएंगी, इसलिए ये क्या है? प्यूरिन है, ये ध्यान रखना। तो प्यूरिन ए और जी है। पिरीमिडीन आपका CUT कट माने काटना। बोले काहे काट दो बा? बोले अगर बात ना सुन बा तो के हम काट दो। इस तरह से मेरे बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास
नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने हैं? 5 हैं। 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन माने 2, पिरिमिडिन माने 3। कौन कौन सा? ए और जी प्यूरिन है, और आपका एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन आपका क्या नाम है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये तीनों आपके पिरिमिडिन हैं। उम्मीद करेंगे याद रखेंगे अच्छे से। जब मुद्दा यहां तक पहुंचा तो फिर मुद्दा मेरा अगला पहुंचा कि केंद्रक अम्ल के जो टाइप हैं वो कौन से हैं। तो मैंने कहा जी 2 हैं, एक डीएनए तो दूसरा आरएनए। बोले डीएनए क्या है? मैंने कहा जी डीएनए एक जैव अणु है जो, क्योंकि इसमें कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। बोले सर डीएनए का निर्माण किससे होता? मैंने कहा जी न्यूक्लियोटाइड से होता है। बोले न्यूक्लियोटाइड्स क्या है सर? मैंने कहा जी न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड शुगर से मिलके बनते हैं, फास्फोरिक एसिड से मिलते हैं, और साथ ही साथ आप सभी देखेंगे तो नाइट्रोजीनियस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर के बने होते हैं। इस चीज का ध्यान देना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का भी तुम्हें ध्यान देना ही है। क्या ध्यान देना है? इस बात पर ध्यान दे कि सर अब देखो डीएनए का ही हमने इधर लिखा है, आरएनए का मैंने अलग से लिख दिया है, ये ध्यान दे। इसमें 2 पेंटोज राइबोज शुगर होते हैं। इसमें डीएनए में ध्यान रखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो बोलना केंद्रक में पाया जाता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चों हरित लवक में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। बच्चों मुझे क्वेश्चन बताना कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, और कोशिका के पावर हाउस के साथ साथ मुझे एक और प्रश्न का जवाब देना बच्चों कि कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसे कहा जाता है। अब अगर आप हमारे प्रश्नों के जवाब अच्छी भांति तरीके से दोगे, बेहतर जवाब दोगे, तो हमारे अंदर आएगी एक ऊर्जा, फिर मैं बनाऊंगा कंटेंट आपके लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए कहा कि सर एक पीढ़ी, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, और ये एक पीढ़ी से दूसरे तक जाता है। तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षा देने का कार्य कौन करता है? अगर ये बता दिए तो मैं जान लूंगा कि आप सक्रिय विद्यार्थी हो। पक्का ये चुनौतीपूर्ण है। आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? यदि आपने ये बताया तो दैट्स टू इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, और मुझे मिलेगी अंदर से इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा ऊर्जा, ठीक। देखो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, और साथ ही साथ मानव में कुल डीएनए की संख्या 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये ध्यान फैक्ट है। उसके बाद देखो सर आरएनए क्या है? आरएनए भी एक जैव अणु है, क्योंकि इनमें भी कार्बन श्रृंखला होती है, ये ध्यान दे। निर्माण इनका भी न्यूक्लियोटाइड से ही होगा। सर इनमें एक राइबोज शुगर होती है, उसमें आप देखो 2 पेंटोज शुगर थी, देख रहे थे कहीं? देखा होगा कहीं? देखो इसका, इसमें ध्यान दोगे तो इसमें 2 पेंटोज शुगर थी, लेकिन यहाँ पर आपको एक राइबोज शुगर मिलेगी। कहाँ कहाँ मिलेगा? केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में, 2 जगहों पर ही आपको आरएनए देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग राइबोसोम कोशिका के हर हिस्से में विद्यमान रहता है, इस चीज का भी ध्यान देना है बच्चों। कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन वही मुद्दा आता है कि सर ये हमारा आरएनए जो है वो कितने प्रकार का है? तो मैंने कहा जी आरएनए हमारा 3 टाइप का है। कितने टाइप का है सर? 3 प्रकार का है। बोले कौन कौन से? हमने कहा जी पहला देखो एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। दूसरा आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। एक आपका टीआरएनए है, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए। बोले सर जी मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? मैंने कहा डीएनए से आनुवांशिक सूचना लेकर के आरएनए तक पहुंचने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। जैसे देखो डीएनए के पास से एमआरएनए ने सूचना लाई, और फिर एमआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद आरएनए देखो राइबोसोमल आरएनए, मुख्य क्या है बच्चों की राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक भाग होता है आरआरएनए। देखो राइबोसोम का यहाँ रख देना, मुख्य संरचनात्मक भाग है। और सर जी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मस्ट है, टू द मस्ट, ठीक। के बाद देखो टीआरएनए कह रहा ट्रांसफर आरएनए, यहाँ अमीनो एसिड को राइबोसोम, यह अमीनो
यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाने का काम करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से मेरे बच्चे ये हमारे डीएनए आरएनए के बारे में हमने एक सटीक जानकारी आप सभी तक पहुंचा दी है। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगला आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष बात और मुलाकात हमारी होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ मेरा भी अभिवादन कि आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आप अपने सिलेक्शन के पड़ाव तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।